कक्षा 12 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 5 औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास का यह शेष हिस्सा दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी के साथ यह चैप्टर पूर्ण होगा। दक्षिण गुजरात के ईंट के भट्ठों में मजदूरों के दल। दक्षिण गुजरात में ईंट के बाड़े में काम करने के मौसम में लगभग 30 से 40 हजार कामगार कार्य करते हैं। ईंट के भट्ठों के मालिक ऊंची जात के लोग जैसे पारसी या देसाई होते हैं। प्रजापति जात के लोग इन ईंट के बाड़े पर अपना पारंपरिक मिट्टी का कार्य करते हैं। कामगार अधिकांशतः स्थानीय या प्रवासी दलित होते हैं। उन्हें ठेकेदार के द्वारा रोजगार पर रखा जाता है और इन 9 से 11 सदस्यों की टोली में काम करते हैं। पुरुष मिट्टी को सानते और उसे ईंट का आकार देते हैं तथा छोटे बच्चे उन्हें सुखाने के स्थान पर ले जाते हैं। महिलाओं और लड़कियों की एक टोली ईंटों को भट्ठों पर ले जाती है, जहां पुरुष उन्हें पकाते हैं और फिर से उन्हें ट्रकों पर लाद दिया जाता है। प्रत्येक टोली योजना 2500 से 3000 ईंट बना लेती है। जल्दी काम करने वाले समूह 10 घंटे में और धीमे काम करने वाला 14 घंटे में अपना काम खत्म करता है। 6 वर्ष की उम्र से बच्चे पिता द्वारा बनाई गई ताज़ा ईंट को रात में उठाने काम करते हैं। गीली ईंटों का वजन लगभग 3 किलो होता है। रात के अंधेरे में छोटे बच्चे एक एक ईंट को आधार पट्टी पर रखने के लिए दौड़ते हैं। जब वे 9 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें 2 ईंट उठाने की पदोन्नति मिलती है। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन कहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें रोते हुए उनके बिस्तरों से जगा देते हैं। काम को किस तरह किया जाता है, इस भाग में यह जानकारी दें काम को वास्तव में किस तरह किया जाता है। हमारे आसपास हम जिन उत्पादों को देखते हैं उन्हें कैसे बना जाता है। एक ऑफिस या फैक्ट्री मैनेजर और कामगारों के संबंध कैसे होते हैं। भारत में बड़े कार्यस्थलों में संपूर्ण कार्य स्वतः घर में हो रहे उत्पादन की तरह किया जाता है। मैनेजर का मुख्य कार्य होता है कामगारों को नियंत्रित करना और उनसे अधिक काम करवाना। कामगारों से अधिक कार्य करवाने के 2 तरीके थे। पहला कार्य के घंटों में वृद्धि, दूसरा निर्धारित दिए गए समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ा देना। मशीनें उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं, परंतु एक खतरे भी पैदा करती हैं और अंततः मशीनें कामगारों का स्थान ले रही हैं। इसलिए मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा माना। क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए। हिंद स्वराज में गांधी जी और मशीन 1924। मैं मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी हूँ, लेकिन मशीनों का विरोधी नहीं हूँ। मैं उस सनक का विरोधी जो मजदूर को कम करती है। आदमी श्रम से बचने के लिए मजदूरों को कम करते जाएंगे, जबकि हजारों मजदूरों को बिना काम के सड़कों पर भूख से मरने के लिए फेंक न दिया जाए। मैं समय और मजदूर दोनों को बचाना चाहता हूँ। मानव जाति के विखंडन के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। मैं संपत्ति को कुछ हाथों में एकत्रित नहीं होने देना चाहता, बल्कि उसे सबके हाथों में देखना चाहता हूँ। 1934। एक राष्ट्र के रूप में जब हम चरखे को बनाते हैं तो हम न केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हैं, बल्कि यह भी घोषित करते हैं कि हमारी किसी भी राष्ट्र का शोषण करने की इच्छा नहीं है। हम अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण को भी समाप्त करना चाहते हैं। जैसे मशीनें किस तरह कामगारों के लिए समस्या पैदा करती, गांधी जी के दिमाग में क्या विकल्प था। चरखे को अपनाने से शोषण को कैसे रोका जा सकता था। यह देखें, स्कूटर का कारखाना है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका कार्य को संगठित रूप से करना। एक अमेरिकन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने 1890 में वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से एक व्यवस्था का आविष्कार किया था। इसे टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को छोटे छोटे पुनरावृत्त तत्वों में तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित करने का प्रावधान था। कामगारों को जितना समय दिया जाता था उसमें उन्हें कार्य को रोजाना उतने ही समय में अवश्य समाप्त करना पड़ता था। इसके लिए वे स्टॉप वॉच की सहायता लेते थे। कार्य को तेजी समाप्त करने के असेंबली लाइन का श्री गणेश हुआ। प्रत्येक कामगार को कन्वेयर बेल्ट के साथ बैठकर अंतिम उत्पाद के केवल एक पुर्जे को उसमें जोड़ना था। कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट की गति के साथ व्यवस्थित किया गया। 1980 के दशक में इस तरह का प्रयास किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण का स्थान पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था की गई, जहां कामगारों को प्रेरित किए जाने का प्रावधान था तथा उन्हें प्रबोधित करने का भी प्रावधान था। परंतु हम कभी कभी इस पुरानी टायलरिज्म प्रक्रिया को बचा हुआ पाते हैं। भारत का एक सबसे पुराना उद्योग है कपड़ा मिल। वहाँ के कामगार अपने आप को मशीन के विस्तार के लिए वर्णित करते हैं। एक पुराना बुनकर रामचंद्र, जो कि 1940 में कानपुर कपड़ा मिल में काम करता था, कहता है कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंखें, गर्दन, टांगें, हाथ और शरीर का प्रत्येक हिस्सा घूमता है। बुनाई के काम में लगातार टकटकी लगानी पड़ती है।
आप कहीं नहीं जा सकते, आपका ध्यान मशीन पर केंद्रित होना चाहिए। जब 4 मशीनें चल रही हों, तो चारों को चलना चाहिए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड में प्रत्येक मिनट में 2 कारें तैयार होकर एकत्रित होकर होने वाले स्थान पर आ जाती हैं। पूरे दिन में कामगारों को केवल 45 मिनट का विश्राम मिलता है। तो चाय की छुट्टियां 7:30 बजे प्रत्येक और आधा घंटा खाने की छुट्टी। उनमें से प्रत्येक 40 वर्ष का कार्य होने तक पूरी तरह से थक जाता है और स्वैच्छिक अवकाश ले लेता है, जबकि उत्पादन अधिक हो रहा है और कारखाने में स्थायी रूप से काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। कारखाने में सभी कार्य जैसे सफाई, सुरक्षा, यहाँ तक कि पुर्जों का उत्पादन भी बाह्य स्रोतों से होता है। पुर्जे देने वाले कारखाने के आसपास ही रहते हैं और प्रत्येक पुर्जे को 2 घंटे या नियत समय में भेज देते हैं। बाह्य स्रोतों से किया गया कार्य समय पर पूरा हो जाता है और कंपनी को सस्ता पड़ता है, लेकिन इससे कामगारों में तनाव आ जाता है। अगर उनकी सप्लाई नहीं आती तो उनके उत्पादन का लक्ष्य विलंब से पूरा हो पाता है और जब वह आ जाता है तो उसे रखने के लिए उन्हें भाग-दौड़ करनी पड़ती है। कोई आश्चर्य नहीं है अगर ऐसा करने में वे पूरी तरह से निढाल हो जाते हैं। अब जरा सेवा के क्षेत्रों को देखा जाए। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग जैसे मध्यम वर्गीय और पूर्णतः शिक्षित होते हैं, उनका कार्य स्वतः स्फूर्त एवं रचनात्मक होता है। जैसा कि वाक्य में दर्शाया गया है कि उनका कार्य भी टायलरिज्म लेबर प्रक्रिया के अनुरूप होता है। आईटी क्षेत्र में समय की चाकरी, औसतन 10 से 12 घंटे का कार्य दिवस और रात भर कार्य करने वाले कर्मचारियों की असामान्य बात नहीं है, जिसे नाइट आउट कहते हैं। जब उनकी परियोजना की अंतिम सीमा आ जाती है, जैसे कार्य घंटों का होना एक उद्योग की केंद्रीय और कार्य संस्कृति होती है। कुछ हद तक इसका कारण भारत और ग्राहकों के देश के बीच समय की भिन्नता भी, जैसे कि सम्मेलन का समय शाम का होता है जबकि अमेरिका में उस समय कार्य दिवस का प्रारंभ होता है। दूसरा कारण बाह्य स्रोतों की कार्य संरचना में अधिक कार्य का होना, जो परियोजना की लागत और समय सीमा के तालमेल से जुड़ी होती है। एक 8 घंटे काम करने वाले इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए उसे अतिरिक्त घंटों और दिनों तक काम करना पड़ता है। अतिरिक्त कार्य घंटों को सामान्य व्यवस्थापित फ्लेक्सी टाइम सामान्य व्यवस्थापन के प्रयोग तर्कसंगत वैधता बनाया जाता है, जो कि सैद्धांतिक रूप में कार्यकर्ता को अपने कार्य के घंटे नियत करने की छूट देती है एक सीमा तक, लेकिन प्रायोगिक रूप में इसका कार्य अर्थ है कि वे तब तक कार्य करें जब तक कि वे हाथ में लिए हुए कार्य को समाप्त न कर दें। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके पास वास्तव में कार्य का दबाव नहीं होता, तब भी वे ऑफिस में देर तक रुक जाते हैं, जो कि या तो साथियों के दबाव के कारण होता है अथवा अपने अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन कार्य घंटों के परिणामस्वरूप बंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे स्थानों जहां बहुत से आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर, दुकानों और रेस्तराओं ने भी अपने खुलने का समय बदल दिया और देरी से खुलने लगी। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चों को शिशु पालन गृह में छोड़ा जाता है। संयुक्त परिवार तो लुप्त प्राय हो गए थे, जो औद्योगिकरण के कारण फिर से बनने लगे। हम देखते हैं कि दादा दादी बच्चों की मदद से परिवार में पुनः स्थापित हो गए। समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विवाद है, क्या औद्योगिकरण और नौकरी परिवर्तन से, जिसमें कि ज्ञान पर आधारित कार्य जैसे सूचना तकनीक है, क्या इनसे समाज की कुशलता बढ़ रही है? भारत में सूचना तकनीक की वृद्धि को वर्णित करने के लिए प्राय एक सूक्त सुनने में आती है, नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान आर्थिकी। लेकिन आप एक किसान की दक्षता की तुलना किससे करेंगे जो यह जानता है कि कई सौ फसलों को कैसे उगाया जाता है? क्या आप उसकी मौसम, मिट्टी और बीज की समझ पर विश्वास करेंगे या एक सॉफ्टवेयर व्यवसायी पर? दोनों ही अपने कार्य में दक्ष हैं, लेकिन अलग तरह से। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैरी ब्रेबर मैन यह तर्क देते हैं कि वास्तव में मशीनों का प्रयोग कार्यकर्ताओं की दक्षता को कम करता है। जैसे पहले वास्तुकार को नक्काशी में दक्षता भी हासिल थी, परंतु अब कंप्यूटर उनके बहुत से काम कर देता है। कार्यावस्थाएं, हम सबको शक्ति, एक मजबूत घर, कपड़े और अन्य सामानों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि किसी के प्राय बहुत खराब अवस्था में काम करने की वजह से हमें प्राप्त होती है। सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए हैं। अब हम एक खदान की अवस्था को देखते हैं जहां बहुत से लोग काम करते हैं। केवल कोयले की खान में ही 5.5 लाख लोग काम करते हैं। खदान एक्ट 1952 ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य करता है।
अतिरिक्त घंटों तक काम करने पर उसे अलग से पैसा दिया जाना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। बड़ी कंपनियों में इन नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन छोटी खानों और खुली खानों में नहीं। यहाँ तक कि उप ठेका की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही। कई ठेकेदार मजदूरों का रजिस्टर भी ठीक से नहीं रखते हैं, अतः वे दुर्घटना की अवस्था में किसी भी लाभ को देने की जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं। एक खान का कार्य समाप्त होने पर कंपनी को उस स्थान पर किए गए गड्ढे को भरकर उस जगह को पहले जैसी करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं करते हैं। भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़, आग, ऊपरी या सतह के हिस्से के धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। गैसों के उत्सर्जन, ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे क्षय रोग या सिलिकोसिस। जो खुली खानों में काम करते हैं वे तेज धूप और वर्षाओं में काम करते हैं, खान के फटने या किसी चीज़ के गिरने से आने वाली चोट का सामना भी करते हैं। इस तरह होने वाली दुर्घटनाओं की दर भारत में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। एक खदान के दृश्य देखें आप। टाइम रनिंग आउट फॉर 54 ट्रैप्स माइनर्स इन झारखंड, IANS, सितंबर 7 तो 2006। नागदा की भट्टी कोयला खानों में 54 खानकर्मी जो बुधवार की रात में फंस गए, उनके खाने गैसों की अधिकता की वजह से फट गई थी। रात के करीब 8 बजे विस्फोट हुआ, जो कि मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता और दबाव के कारण हुआ। यह कोयला की खान भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL की थी। विस्फोट इतना तेज था कि उसने 17 नवंबर की झुकी हुई 1 टन की ट्रॉली को बाहर फेंक दिया। 4 बचाव टोलियां को गठित किया गया, लेकिन उनके पास खान की गहराई में जहाँ दुर्घटना हुई थी पहनकर जाने के लिए समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मास्क नहीं है। खान में फंसे हुए अधिकांश खानकर्मी 20 से 30 वर्ष की उम्र के। परिवार के लोगों और यूनियन लीडरों ने BCCL के व्यवस्थापकों पर दोषारोपण किया है कि यह BCCL की जहरीली खानों में से एक है। व्यवस्थापकों को सुरक्षा के कोई उपाय उपलब्ध नहीं करा रखे। संघ के एक सदस्य ने बताया कि खान में पानी छिड़कने की मशीन, गैस टेस्टिंग मशीन उपलब्ध होनी चाहिए थे, लेकिन वहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया। कई उद्योगों में कामगार प्रवासी होते हैं। मछली संसाधन जो समुद्र किनारे होते हैं में अधिकांश तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की एक एकल युवा महिलाएं कार्य करती हैं। ये 10-12 की संख्या में एक छोटे से कमरे में रहती हैं। कभी कभी तो वे वहाँ पारी में रहती हैं। युवा महिलाओं को आज्ञाकारी और डटकर काम करने वाला माना जाता है। कई पुरुष भी अकेले प्रवास करते हैं। वे या तो अविवाहित होते हैं या अपने परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं। सन 1992 में उड़ीसा के 2 लाख प्रवासियों में से 85% एकल युवा थे। इन प्रवासियों के पास सामाजिकता निभाने के लिए बहुत कम समय होता है, और जो भी थोड़ा बहुत होता है उसे वे अन्य प्रवासी कामगारों के साथ व्यतीत करते हैं। ऐसे राष्ट्र में जहां संयुक्त परिवार का हस्तक्षेप होता है, लोगों का भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था में काम करना उन्हें अकेलेपन और असुरक्षा की तरफ ले जाता है। अभी बहुत सी युवा महिलाएं को स्वतंत्रता और आर्थिक स्वायत्तता का प्रतिनिधित्व करती हैं। घरों में होने वाला काम, घरों पर किया जाने वाला काम आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लेस बनना, जरी या ब्रोकेट का काम, गलीचों, बीड़ियों, अगरबत्तियों और ऐसे अन्य उत्पादों को बनाया जाता है। एक कार्य मुख्य रूप से महिलाओं या बच्चों द्वारा किए जाते हैं। एक एजेंट इन्हें कच्चा माल दे जाता है और संपूर्ण कार्य भी ले जाता है। घर पर कार्य करने वालों को चीज़ों के नग पीस के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितने नग पीस बनाए हैं। अब हम बीड़ी उद्योग के बारे में जानकारी लेते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया जंगल के पास वाले गाँवों से शुरू होती है। वहाँ गांव वाले तेंदूपत्ते तोड़कर जंगलात विभाग या निजी ठेकेदार को बेच देते हैं, जो कि इसे वापस जंगलात विभाग को बेच देता है। औसतन एक आदमी दिन भर में 100 बंडल, हर एक में 50 पत्ते होते हैं, इकट्ठे कर सकता है। सरकार बीड़ी कारखानों के मालिकों को ये पत्ते नीलाम कर देती है, जो वे ठेकेदारों को देते हैं। ठेकेदार इनमें तंबाकू भरने के लिए वापस घर पर काम करने वालों को दे देता है। ये अधिकांशतः महिलाएं होती हैं। ये पहले पत्तों को गीला करके गोलाकार कर देती हैं, फिर उन्हें काटती हैं, फिर तंबाकू भरकर उन्हें बांध देती हैं। ठेकेदार बीड़ियों को वहाँ से क्रियाकलाप करना है। पता लगा कि बीड़ी कैसे बनती है और कैसे अविसाधित होकर बीड़ी कामगार के पास पहुँचती है, लेकर उसे उत्पाद को बेच देता है। जो इन्हें पकाता है या सेकता है और अपने ब्रांड का लेबल लगा देता है, उत्पादक इन्हें बीड़ियों के वितरक को बेच देता है।
जो उन्हें थोक विक्रेता को दे देता है और फिर यह आपके पड़ोस वाली पान की दुकान पर बेच दी जाती है। अब साथ में दिए गए डायग्राम को देखते हैं, जैसे कि कैसे खपत हुई बीड़ी के मूल्य का वितरण किया जाता है। निर्माता को अपने ब्रांड की वजह से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, यह ब्रांड की शक्ति को दर्शाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों को बताते हैं कि बीड़ी व्यापार हो सकता है, बीड़ी धंधा हो सकता है, बीड़ी रोजगार हो सकता है, परंतु बीड़ी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। और ऐसे जो नुकसानदायी चीज़ें हैं उनका उत्पादन नियत लाभों के लिए किया जाना समाज के लिए अहितकर होता है। परंतु यहाँ जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसको आप समझें। एक बीड़ी कामगार की जीवनी। मधु 15 वर्ष की, उसने स्कूल छोड़ दिया। 8वीं फेल होने के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके पिता दर्जी थे जिसकी मृत्यु वर्ष पिछले वर्ष मृत्यु हो गई। उसके पिता को क्षय रोग तपेदिक था, इसलिए बच्चों को माँ के लिए काम करना जरूरी हो गया। उसका बड़ा भाई 17 वर्ष का और एक किराए की दुकान पर काम करता है। छोटा भाई 14 वर्ष का और चॉकलेट की पैकिंग करता है। मधु और उसकी माँ बीड़ियों को रोल करती हैं। मधु ने बहुत छोटी उम्र से बीड़ियाँ रोल करना शुरू कर दिया था। उससे पसंद है क्योंकि उसे माँ और अन्य औरतों के पास बैठने उसके बातचीत सुनने का मौका मिलता है। यह रोल किए गए तेंदुए पत्ते में तंबाकू पड़ती है। वो घर के काम काज के अलावा दिन भर ही काम करती। रोजाना लंबे समय तक एक ही मुद्दा में बैठे रहने के कारण उसकी पीठ में दर्द हो गया। मधु फिर से स्कूल जाना चाहती है। ये देखें आप, क्या ज़िंदगी है। हड़तालें एवं मजदूर संघ। बहुत से कामगार मजदूर संघ के भाग होते हैं। भारत के मजदूर संघों में क्षेत्रीयता और जातिवाद जैसी बहुत सी समस्याएं हैं। एक मिल के काम करने वाले दत्ता ईश्वाकर बताते हैं कि बम्बई की मिलों में जाति छाई हुई, लेकिन सभी मिलों में नहीं। वे उनके साथ बैठकर पान खाते हैं। विष्णु एक महान कामगार जो मॉडर्न मिल में काम करता है, लेकिन वे उसके हाथ से पानी नहीं पीते, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। वे उनके दोस्त हैं, लेकिन वे उसके घर कभी नहीं जाते, अथवा किसी भी महार के खाने के डिब्बे से कुछ भी नहीं खाते। मज़ेदार बात है कि मराठी कामगार उत्तर भारत के कामगारों की जात के बारे में पता नहीं लगा पाते, अतः उनके साथ वे अछूतों वाला व्यवहार नहीं करते। कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल कर देते हैं। वे काम पर नहीं जाते। तालाबंदी दशा में व्यवस्थापक बिल का दरवाजा बंद कर देते हैं और मजदूरों को अंदर जाने से रोकते हैं। हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है क्योंकि व्यवस्थापक अतिरिक्त मजदूरों को बुलाने का प्रयास करते हैं। कामगारों के लिए बिना वेतन के रहना मुश्किल हो जाता है। अब हम 1982 में बम्बई टेक्सटाइल मिल के उस प्रसिद्ध हड़ताल के बारे में बात करते हैं जो व्यापार संघ के नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की अगुवाई में हुई थी और जिनकी वजह से लगभग 2.5 लाख कामगार और उनके परिवार के लोग प्रभावित हुए थे। कामगारों की मांग थी कि उन्हें बेहतर मजदूरी और अपने खुद के संघ बनाने की इजाज़त दी जाए। बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट BIRA के अनुसार एक संघ बनाने की अनुमति अप्रूव्ड लेनी चाहिए और अनुमति लेने का तरीका यही हड़ताल का विचार त्याग दिया जाए। कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही एक बात अनुमति प्राप्त संघ था और उसके और कामगारों को बुलाकर हड़ताल तोड़ने में सहायता की। सरकार ने भी कामगारों की मांगों को नहीं सुना। धीरे धीरे 2 साल के बाद लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया क्योंकि वो परेशान हो चुके थे। लगभग 1 लाख कामगार बेरोजगार हो गए और वापस अपने गांव लौट आए या दिहाड़ी पर काम करने लगे। शेष आसपास के दूसरे छोटे कस्बों जैसे भिवंडी, मालेगांव, इच्छालंकारन जी के बिजली घरों में काम करने चले गए। मिल मालिक आधुनिकीकरण मशीनों पर निवेश नहीं करते थे। आजकल वो अपनी मिलों के स्थावर संपदा व्यापारियों, रियल एस्टेट डीलर्स को सुख सुविधा संपन्न बहुमंजिली इमारतें बनाने के लिए बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर एक झगड़ा शुरू हो गया है कि बम्बई के भविष्य को कौन प्रभावित करेगा, कामगार जो इसे बनाते हैं या मिल मालिक और स्थावर संपदा व्यापारी। देखें आप, जयप्रकाश भिलारे मिल के भूतपूर्व कामगार, महाराष्ट्र गिरनी कामगार संघ के महासचिव। कपड़ा मिल के कामगार केवल अपना वेतन और महंगाई भत्ता लेते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई और भत्ता नहीं मिलता। हमें केवल 5 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। दूसरे उद्योगों के कामगारों को अन्य भत्ते जैसे यातायात, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इत्यादि मिलने शुरू हो गए। साथ ही 10-12 दिन का आकस्मिक अवकाश भी। इससे कपड़ा मिल के कामगार भड़क गए। 22 अक्टूबर 1981 को स्टैंडर्ड मिल के कामगार दत्ता सामंत के घर गए और उनसे अपनी अगुवाई करने का पहले सामंत ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कपड़ा मिलें BIRA के अंतर्गत आती हैं और मुझे
इसके बारे में अधिक जानकारी भी नहीं, परंतु ये कामगार किसी भी हालत में ना सुनना चाहते थे, ना नहीं सुना। वे रात भर उनके घर के बाहर चौकसी करते रहे और अंत में सुबह सामंत मान गए। लक्ष्मी भाटकर हड़ताल की सहभागी। मैंने हड़ताल का समर्थन किया। हम रोजाना गेट के बाहर बैठ जाते थे और सलाह करते थे कि आगे क्या करना चाहिए। हम समय समय पर संगठित होकर मोर्चे भी निकालते थे। मोर्चे बहुत बड़े हुआ करते थे। हमने कभी किसी को लूटा या चोट नहीं पहुंचाई। मुझे कभी कभी बोलने के लिए भी कहा गया, लेकिन मैं भाषण नहीं दे सकती। मेरे पाँव पूरी तरह कांपने लगते। इसके अलावा मैं अपने बच्चों से भी डरती हूँ। वो क्या कहें? वो सोचेंगे कि यहाँ हम भूख मर रहे हैं और वहाँ अपना फोटो अखबार में छपवा रही। एक बार हमने सेंचुरी मिल के शोरूम की तरफ भी मोर्चा निकाला। हमें गिरफ्तार करके बोरीवली ले जाया गया। मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। मैं खाना नहीं खा पाई। मैं अपने बारे में सोचने लगी कि हम लोग कोई अपराधी नहीं, मिल के कामगार हैं। हम अपने खून पसीने की कमाई के लिए लड़ रहे हैं। किशन सालुंके, स्पिन मिल का भूतपूर्व कामगार। सेंचुरी मिल में हड़ताल शुरू हुए मुश्किल से 1.5 महीना ही हुआ होगा। RMMS वालों ने मिल खुलवा दी। वे ऐसा कर सकते थे क्योंकि उन्हें राज्य और सरकार दोनों का समर्थन प्राप्त है। वे बाहर के लोगों को बिना उनके बारे में पूरी तरह जाने मिल के अंदर ले आए। भोसले तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 30 रुपये बढ़ाने की पेशकश की। दत्ता सामंत ने इस विषय पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलाए। आगे के सारे क्रियाकलाप यही होते थे। हमने कहा हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए। अगर हड़ताल के नेताओं के पास कोई मर्यादा, कोई बातचीत नहीं है, हम बिना किसी उत्पीड़न के काम पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। दत्ता इसवालकर, मिल चार्ल्स टैलेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट। कांग्रेस ने बाबू रेसिमी, रमा नायक और अरुण गागली जैसे सभी गुंडों को स्ट्राइक खत्म करवाने के लिए जेल से बाहर कर दिया। हमारे पास स्ट्राइक तोड़ने वालों को मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हमारे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न था। भाई भोसले 1982 की हड़ताल में RMMS के महासचिव। हमने 3 महीने की हड़ताल के बाद लोगों को वापस काम पर बुलाना शुरू कर दिया। हम सोचते थे कि अगर लोग काम पर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। वास्तव में यह उनकी सहायता ही थी। माफिया गैंग के बीच में आ जाने के कारण मैं उसके लिए उत्तरदायी था। ये दत्ता सामंत जैसे लोग सुविधाजनक समय का इंतजार कर रहे हैं और आराम से काम पर जाने वालों का इंतजार कर रहे हैं। हमने परेल एवं अन्य स्थानों पर प्रतिपक्षी समूहों को तैयार किया। स्वाभाविक रूप से वहाँ कुछ झगड़ा, खून खराबा हो सकता था। जब रमा नायक की मृत्यु हुई तो उस वक्त मेयर भुजबल उसके सम्मान में अपनी ऑफिस की कार में आए। इन लोगों की ताकतों को एक समय या अन्य अनेक लोगों द्वारा राजनीति में इस्तेमाल किया गया। किशन सालुंके, भूतपूर्व मिल कामगार। वह मुश्किल समय था। हमने अपने सारे बर्तन बेच दिए थे। हमें अपने बर्तनों को सीधा उठाकर ले जाते हुए शर्म आती थी, इसलिए हम उसे बोरियों में लपेटकर बेचने के लिए दुकानों पर ले जाते थे। वो ऐसे दिन थे जब हमारे पास खाने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं था। हम लकड़ी के बुरादे को ईंधन की तरह जलाते थे। मेरे 3 बेटे थे। कई बार बच्चों के पीने के दूध नहीं होता था। मुझसे उनकी यह भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपनी छतरी लेकर घर के बाहर चला जाता था। सिंधु मरहने, भूतपूर्व मिल कामगार। RMMS वाले और गुंडे मुझे भी जबरदस्ती काम पर वापस ले जाने के लिए आए, पर मैंने जाने से इनकार कर दिया। जो महिलाएं मिल में रहकर काम कर रही थी उनके साथ क्या हो रहा था इस बारे में तरह तरह की अफवाहें चारों तरफ फैली थी। वहाँ बलात्कार की घटनाएं घटी थी। देखें आप कि हड़तालों की स्थितियों में क्या क्या होता है। 1982 कपड़ा मिल हड़ताल के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का वर्णन कीजिए। कामगार हड़ताल पर क्यों गए? दत्ता सामंत ने किस तरह हड़ताल की नेतागिरी स्वीकार की? हड़ताल तोड़ने वालों की क्या भूमिका थी? माफिया गिरोह ने किस तरह से स्थानों पर अपनी जगह बनाई? इस हड़ताल के दौरान महिलाएं कैसे परेशान हुई और उनके मुख्य सरोकार क्या थे? हड़ताल के दौरान कामगार और उनके परिवार कैसे अपने काम को बचाए रख पाए? अपने आसपास किसी भी व्यवसाय को चुनिए। इसका वर्णन निम्नलिखित पंक्तियों में करिए। प्रश्नावली है विद्यार्थियों के लिए। कार्य शक्ति का सामाजिक संगठन, जाति, जेंडर, आय, क्षेत्र। ख, मजदूर प्रक्रिया, काम किस तरह किया जाता है? ग, वेतन एवं अन्य सुविधाएं। घ, कार्यावस्था, सुरक्षा, आराम का समय, कार्य के घंटे इत्यादि। अथवा ईंट बनाने, बीड़ी रोल करने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या खदान के काम जो बॉक्स में वर्णित किए गए हैं। इन सब चीज़ों को विद्यार्थी कामगारों के सामाजिक संगठन का वर्णन कीजिए। व्यवस्थाएं, कार्यावस्थाएं कैसी थी और उपलब्ध सुविधाएं कैसी थी? मत जैसी लड़कियां अपने काम के बारे में क्या सोचती?
उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया? विस्तृत अध्ययन ये संदर्भ ग्रंथ है जहाँ से सारे आंकड़े लिए गए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जिन्हें सोशलॉजी का विशेष अध्ययन करना है वे इन संदर्भित ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 कक्षा 12 औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास का चैप्टर कंप्लीट होता है और प्रश्नावली के एक बार से फिर से विद्यार्थी देख लें। काम का कार्य का किस प्रकार से समाज पर असर पड़ता है, इसी के साथ यह चैप्टर पूर्ण होता है।